एवरीवन वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज की ये वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है हमारे बीए पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स वाले स्टूडेंट्स के लिए। गाइस, बीए पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स वाले स्टूडेंट का कल एक इम्पॉर्टेंट एग्ज़ाम है एंड एक एग्ज़ाम आप लोगों का हो चुका है। दोस्तों, कल आप लोगों के इस सब्जेक्ट का एग्ज़ाम है जिसका क्वेश्चन पेपर मैं आप लोगों के साथ राइट नाउ डिस्कस कर रही हूँ। ये सब्जेक्ट है आपका ह्यूमन राइट इन अ कंपैरेटिव प्रोस्पेक्टिव। दोस्तों, इस क्वेश्चन पेपर के अंदर से मैं आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने वाली हूँ जो कि आप लोगों के एग्जाम में आप लोगों की बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। अगर आपके एग्जाम में वो क्वेश्चन आते हैं तो डेफिनेटली आप लोगों की बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। दोस्तों, ये जो क्वेश्चन पेपर राइट नाउ आप लोगों को यहाँ नज़र आ रहा है, ये क्वेश्चन पेपर प्रीवियस ईयर का है। एंड दोस्तों, यहाँ पे आप लोगों को नज़र आ रहा होगा सेमेस्टर 6। तो दोस्तों, सेमेस्टर 6 देखकर आपको टेंशन नहीं लेनी है। ये क्वेश्चन पेपर 100% आप लोगों के 5th सेमेस्टर से मैच होता है, आपके सिलेबस से, आपकी बुक से 100% मैच होता है। एंड इसके अलावा आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा एक यूनिक पेपर कोड। दोस्तों, ये कोड भी आप लोगों के डेट शीट के अंदर जो कोड मेंशन है उससे 100% मैच होता है। दोस्तों, ये 101% क्वेश्चन पेपर आप लोगों के लिए ही है जो भी हमारे एसओएल के 5th सेमेस्टर के बीए पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स वाले स्टूडेंट हैं। दोस्तों, ये क्वेश्चन पेपर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है एंड इस क्वेश्चन पेपर में से आज मैं आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 1 कराने वाली हूँ। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड प्रीवियस ईयर के अंदर ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है एसओएल के एग्जाम्स के अंदर। दोस्तों, इस क्वेश्चन को आप लोग ज़रूर अच्छे से प्रिपेयर करके जाइएगा। आप लोगों के एग्जाम में इसके आने के काफ़ी सारे चांसेस हैं। तो चलिए दोस्तों, फटाफट से डिस्कस करना शुरू करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 1 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर हमसे पूछा जा रहा है कि मानव अधिकारों से आप क्या समझते हैं? मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा क्यों महत्वपूर्ण है? यानी कि दोस्तों, ह्यूमन राइट से आप क्या समझते हैं और ह्यूमन राइट की जो सार्वभौमिक घोषणा है उससे वो क्यों महत्वपूर्ण है? दोस्तों, ये क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा आने के चांसेस हैं एंड इम्पॉर्टेंट है। तो आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, इस क्वेश्चन से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करना शुरू करते हैं। दोस्तों, हमारा जो सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो है हमारा परिचय। तो परिचय आप लोगों को कुछ इस तरीके से देना है कि मानव अधिकार साधारण तथ्य के आधार पर एक व्यक्ति के लिए पात्रता है कि वह मनुष्य है। आधुनिक युग में मानव अधिकारों की अवधारणा को 18वीं शताब्दी के ज्ञान काल से खोजा जा सकता है। मानव अधिकारों का विचार अक्सर इमैनुअल कांत के लेखन से जाना जाता है। कांत का स्वायत्तता का विचार है कि मानव अधिकारों के विचार को स्पष्ट आधार प्रदान करता है। कांत ने मनुष्य को अंत या लक्ष्य के रूप में देखने के विचार की वकालत की, न कि अंत तक एक साधन के रूप में। उन्होंने मनुष्य की वकालत की कि वह किसी अन्य लक्ष्य के लिए शोषण के खिलाफ बात करते हुए अपने आप में एक अंत पर विचार करें। मानव अधिकारों की अवधारणा के मूल में सहज कार्टियन विचार है कि मनुष्य एक मानव होने के नाते कुछ विशेष अधिकारों का हकदार है और उन्हें उन अधिकारों का दावा करने के लिए किसी अन्य योग्यता की आवश्यकता नहीं है। हालांकि मानव अधिकारों की अवधारणा केवल 20वीं सदी में कानूनी रूप से स्वीकार की गई है। मानव अधिकारों का इतिहास दमनकारी व्यवस्थाओं और समाज के प्रमुख वर्गों के खिलाफ लगातार संघर्ष में से एक रहा है। ये निरंतरता, विविधता और परिवर्तन की विशेषता है। मानव अधिकारों की अवधारणा दुनिया भर में शासनों के मनमाने ढंग से और दमनकारी प्रकृति को समझने में उपयोगी है। नैतिकता की अवधारणा सबसे प्रारंभिक समाज का हिस्सा थी जिसमें मानव अधिकारों की अवधारणा के मूल विचार निहित हैं। तो दोस्तों, इस तरीके से आप लोगों को इस क्वेश्चन के आंसर में परिचय लिखना है। बेसिकली आप लोगों को बताना है कि जो ह्यूमन राइट्स की स्टार्टिंग हमें देखने को मिलती है वो हमें कहाँ से देखने को मिलती है। दोस्तों, इस तरीके से आप लोगों को इस क्वेश्चन के अंदर परिचय देना है। अब बात करते हैं दोस्तों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो कि है मानव अधिकार क्या है। तो दोस्तों, आप लोगों के क्वेश्चन के अंदर भी पूछा गया था कि मानव अधिकार से आप क्या समझते हो। तो आपको नेक्स्ट पॉइंट के अंदर यही चीज़ एक्सप्लेन करनी है कि बेसिकली जो मानव अधिकार है वो क्या होते हैं और क्या क्या उनके अंदर चीज़ें आती हैं। किसी भी व्यक्ति के जीवन, स्वतंत्रता, समानता और सम्मान का अधिकार ही मानव अधिकार है। मनुष्य योनि में जन्म लेने के साथ मिलने वाले प्रत्येक अधिकार मानव अधिकार की श्रेणी में आते हैं। संविधान में बनाए गए अधिकारों से बढ़कर महत्वपूर्ण मानव अधिकारों को माना जा सकता है। इसका कारण यह है कि
ये ऐसे अधिकार हैं जो सीधे प्रकृति से संबंध रखते हैं, जिसे जीने का अधिकार केवल कानून समस्त अधिकार नहीं है, बल्कि इसे प्रकृति से प्रदान किया गया है। सभी व्यक्तियों को गरिमा और अधिकारों के मामले में जन्मजात स्वतंत्रता और समानता प्राप्त है। वास्तव में प्रत्येक व्यक्ति को ऐसे जीवन स्तर को प्राप्त करने का अधिकार है जो उसे और उसके परिवार के स्वास्थ्य, कल्याणकारी और विकास के लिए आवश्यक है। मानव अधिकारों में आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक अधिकारों के समक्ष समानता का अधिकार एवं शिक्षा का अधिकार आदि नागरिक और राजनीतिक अधिकार भी सम्मिलित हैं। अशोक के आदेश पत्र आदि अनेक प्राचीन दस्तावेजों एवं विभिन्न धार्मिक और दार्शनिक पुस्तकों में अनेक ऐसी अवधारणाएं हैं जिन्हें मानव अधिकार के रूप में चिन्हित किया जा सकता है। आधुनिक मानव अधिकार कानून और इसकी अधिकांश अपेक्षाकृत व्यवस्थाओं का संबंध समयास्क इतिहास से है। द 12 आर्टिकल ऑफ द पब्लिक फॉरेस्ट को यूरोप में मानव अधिकार का प्रथम दस्तावेज माना जाता है। सो दोस्तों, आप लोगों को नेक्स्ट पॉइंट के अंदर मैंने बताया कि बेसिकली जो मानव अधिकार हैं वो क्या होते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे बताया गया है कि किसी भी व्यक्ति के जीवन, स्वतंत्रता, समानता और जो अधिकार होते हैं ये मानव अधिकार होते हैं, और मानव अधिकार वो अधिकार होते हैं जो हमें प्रकृति प्रदान करती है। सो दोस्तों, इस पॉइंट को आप लोगों को बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। ये पॉइंट आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं दोस्तों हम हमारे नेक्स्ट पॉइंट की, जो कि है मानव अधिकार का अर्थ। मानव अधिकार शब्द हिंदी के युग्म शब्द है जो दो शब्द मानव प्लस अधिकार से मिलकर बना है। मानव अधिकारों से आशय मानव के अधिकार से है। मानव अधिकार शब्द को पूर्णतः समझने के पूर्व हमें अधिकार शब्द को समझना होगा। लिस्की के अनुसार अधिकार सामाजिक जीवन के वे परिस्थितियां हैं जिसके बिना आमतौर पर कोई व्यक्ति पूर्ण आत्म विकास की आशा नहीं कर सकता। वाइल्ड के अनुसार कुछ विशेष कार्यों के करने की स्वतंत्रता की विवेकपूर्ण मांग को अधिकार कहा जाता है। बोस्के के शब्दों में अधिकार वह मांग है जिसका समाज स्वीकार करता है और राज्य लागू करता है। मानव अधिकार का क्षेत्र अत्यंत व्यापक है। इसकी परिधि के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के नागरिक, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक अधिकारों का समावेश है। अपनी व्यापक परिधि के कारण मानव अधिकार शब्द का प्रयोग भी अत्यंत व्यापक विचार विमर्श का विषय बन गया है। सो दोस्तों, इस तरीके से आप लोगों को मानव अधिकार शब्द की व्याख्या करनी है। बेसिकली मानव अधिकार का क्या अर्थ है एंड क्या क्या चीज़ें फेमस थिंकर्स ने इसके बारे में बताई हैं, ये यहाँ पे मैंने आप लोगों को बताया। ये पॉइंट भी आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है। दोस्तों, हमारा नेक्स्ट पॉइंट है मानव अधिकार की परिभाषा। मानव अधिकार को विभिन्न विद्वानों ने अपने अपने ढंग से परिभाषित करने का प्रयास किया है। R.J. विसेंट का मत है कि मानव अधिकार के वे अधिकार हैं जो प्रत्येक व्यक्ति को मानव होने के कारण प्राप्त हैं। इन अधिकारों का आधार मानव स्वभाव में निहित है। ए सैयद के अनुसार मानव अधिकारों का संबंध व्यक्ति की गरिमा से है एवं आत्मसम्मान का भाव जो व्यक्तिगत पहचान को रेखांतरित करता है तथा मानव समाज को आगे बढ़ाता है। डेविड सिल्वई का विचार है कि मानव अधिकार संसार के समस्त व्यक्तियों को प्राप्त हैं क्योंकि वे स्वयं में मानवीय हैं। वे पैदा नहीं किए जा सकते, खरीदा या संधिवादी प्रक्रियाओं से मुक्त होते हैं। डी बासु का मत है कि मानव अधिकार वह अधिकार हैं जिन्हें प्रत्येक व्यक्ति को बिना किसी भेदभाव के मानव परिवार का सदस्य होने के कारण राज्य तथा अन्य लोक सेवक के विरुद्ध प्राप्त होना चाहिए। तो दोस्तों, इस तरीके से आप लोगों को इस क्वेश्चन के आंसर में मानव अधिकार की डेफिनेशंस भी लिखनी है। यहाँ पे मैंने आप लोगों को 4 डेफिनेशन बताई हैं दोस्तों। ये चारों डेफिनेशन आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है एंड बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में है, तो इन डेफिनेशंस को आप ज़रूर याद कर लीजिएगा। अगर आप लोगों के एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है तो इनको आप लोग ज़रूर मेंशन कीजिएगा। दोस्तों, अब बात करते हैं हम हमारे नेक्स्ट पॉइंट की, जो कि है मानव अधिकार की सार्वभौमिक घोषणा क्यों महत्वपूर्ण है, यानी कि मानव अधिकार की सार्वभौमिक घोषणा का महत्व।
सो दोस्तों हमारा नेक्स्ट पॉइंट है मानव अधिकार की सार्वभौमिक घोषणा का महत्व। यूडीएचआर 20वीं सदी के सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेजों में से एक है। इसको 237 विभिन्न भाषाओं में अनुवाद किया गया है। ये सरकारों, व्यक्तियों और गैर सरकारी समूहों के कार्यों के लिए एक कसौटी बन गया है। दुनिया के हर देश ने इसकी पुष्टि की है। व्यावहारिक रूप से कोई अन्य अंतर्राष्ट्रीय साधन इस सम्मान का दावा नहीं कर सकता है। संक्षेप में यूडीएचआर ने कुछ दस्तावेजों से मेल खाने वाले एक नैतिक और राजनीतिक महत्व हासिल कर लिया है। ये कार्यवाही प्रस्तुत करने के लिए एक गाइड और राष्ट्रीय स्तर पर भविष्य के कार्यान्वयन के लिए विचारों का एक विकसित सेट दोनों प्रदान करता है। तेजी से यूडीएचआर के सिद्धांतों को राज्यों में शामिल किया गया है और ये अंतर्राष्ट्रीय अधिकारों के विधायक और कई अन्य महत्वपूर्ण मानव अधिकार समझौते की नींव के रूप में कार्य करता है। और कम से कम यूडीएचआर ने मानव अधिकारों की अवधारणा के निरंतर विस्तार और गहनता के लिए एक उल्लेखनीय लचीली नींव साबित की है। सो दोस्तों बेसिकली ये जो पॉइंट है इसके अंदर बताया गया है यूडीएचआर यानी कि यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। ये इसका शॉर्ट फॉर्म है दोस्तों, यानी कि हिंदी के अंदर अगर हम बोलते हैं तो मानव अधिकार की सार्वभौमिक घोषणा, लेकिन अगर इंग्लिश के अंदर इसको बोला जाता है तो यूडीएचआर इसकी शॉर्ट फॉर्म है। तो ये 20वीं सदी का सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज माना जाता है और इसका जो अनुवाद ही किया गया है वो 337 विभिन्न भाषाओं में किया गया है। सो दोस्तों आप लोग देख सकते हो कि ये ह्यूमन राइट्स के लिए एक इंटरनेशनल लेवल पे किया गई संधि है, एक इंटरनेशनल लेवल पर किया गया काम है जो कि ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। दुनिया के हर देश ने इसकी पुष्टि की है और अंतर्राष्ट्रीय किसी और संधि को या साधन को ऐसा जो रुतबा है, इतना जो सम्मान है वो प्राप्त नहीं है। यूडीएचआर एक ऐसा दस्तावेज है जिसके अंदर नैतिक और राजनीतिक मूल्यों को हासिल किया गया है, यानी कि इसके अंदर ये बताया गया है कि दुनिया के अंदर जो भी लोग हैं, जो भी इंसान हैं, उन सबको बेसिक राइट्स तो मिलने ही चाहिए। ये एक गाइड की तरह कार्य करती है जो कि लोगों को समझाती है कि उन्हें किस तरीके से अपने राज्यों के लिए कानून बनाने चाहिए, कौन कौन से अधिकार उनको व्यक्तियों को देने चाहिए। एंड इसने जो मानव अधिकार की अवधारणा है उसका निरंतर विकास किया है और बहुत गहराई से उसके अंदर एक लचीली नींव साबित हुई। तो दोस्तों ये पूरा पॉइंट आप लोगों को ध्यान रखना है। यहाँ पे मैंने आप लोगों के लिए 2 पॉइंट मेंशन किए हैं, पॉइंट नंबर 1 एंड पॉइंट नंबर 2, ये दोनों आप लोगों को ध्यान रखना है। अब बात करते हैं दोस्तों हम हमारे सेकंड पॉइंट की, जो कि है मानव अधिकार की सार्वभौमिक घोषणा कैसे अस्तित्व में आई। सो दोस्तों बेसिकली ऐसी क्या ज़रूरत पड़ी जो हमें इस तरीके की कोई घोषणा करनी पड़ी, तो चलिए उसके बारे में देखते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध ने प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से दुनिया के हर देश को छुआ था। 70 मिलियन लोग मारे गए। युद्ध के दौरान राष्ट्रीय संघ के सफल होने के लिए भविष्य के अंतर्राष्ट्रीय संगठन की योजना बनाना। 1945 के बसंत में 50 सरकारों और सैकड़ों गैर सरकारी संगठन सैन फ्रांसिस्को में मिले। राज्य ने एक नए संयुक्त राष्ट्र के संविधान को समाप्त कर दिया। संयुक्त राष्ट्रीय चार्टर की प्रस्तावना इन प्रसिद्ध शब्दों में शामिल है: हम संयुक्त राष्ट्र के लोग निर्धारित मौलिक मानव अधिकार में पुष्टि, विश्वास को गरिमा और मानव व्यक्ति के मूल्यों में पुरुष और महिलाओं की और राष्ट्रीय के समान अधिकार में बड़े और छोटे। सो दोस्तों ये कुछ फेमस लाइन है, जो लाइंस यहाँ पे मैंने अभी आपको बताई, ये लाइंस कुछ फेमस लाइन है जो कि उस अंतर्राष्ट्रीय घोषणा के अंदर लिखी गई हैं। यह आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग ज़रूर ध्यान रखिएगा। तीसरे पॉइंट के अंदर बताया गया है कि ये चार्टर ने मानव अधिकार पर एक आयोग का आह्वान किया जिसकी अध्यक्षता एलेनोर रूजवेल्ट ने की। संयुक्त राष्ट्र के शैक्षिक एवं वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन की मदद से मानव अधिकार पर नए आयोग ने अध्ययन किया कि विभिन्न संस्कृतियों, राष्ट्रों और दार्शनिकों ने मानव अधिकार को कैसे देखा। सितंबर 1948 में आयोग ने अपना मसौदा संयुक्त राष्ट्रीय महासभा को भेजा। लंबी बहस ने मसौदा
सितंबर 1948 में आयोग ने अपना मसौदा संयुक्त राष्ट्रीय महासभा को भेजा। लंबी बहस ने मसौदा भाषा को स्पष्ट किया और बढ़ती आम सहमति का निर्माण किया। चर्चा और अनुमोदन में पूरे 2 साल लग गए। 81 बैठकें, मसौदा पाठ में 168 संशोधन और लगभग 1400 वोट शामिल हैं। चरमोत्कर्ष 10 सितंबर 1948 को आया जब महासभा ने यूडीएचआर को एक भी असहमतिपूर्ण मत के बिना अपनाया। हालांकि 8 राज्यों ने भाग नहीं लिया। दोस्तों, इस तरीके से 10 दिसंबर 1948 को ह्यूमन राइट्स की सार्वभौमिक घोषणा हुई, यानी कि मानव अधिकार की सार्वभौमिक घोषणा हुई। दोस्तों, ये सेकंड पॉइंट था हमारा कि ह्यूमन राइट्स के लिए जो ये सार्वभौमिक घोषणा है, मानव अधिकार की सार्वभौमिक घोषणा है, ये कैसे अस्तित्व में आई, किस तरीके से इसकी शुरुआत हुई। दोस्तों, ये चारों पॉइंट आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हैं, इनको आप लोग ज़रूर ध्यान रखिएगा। दोस्तों, हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, क्या कहता है यूडीएचआर, यानी कि ह्यूमन राइट्स की सार्वभौमिक घोषणा, यानी कि मानव अधिकार की सार्वभौमिक घोषणा के अंदर क्या क्या बताया गया है, क्या कहता है ये। दोस्तों, इसके अंदर हमारा जो सबसे पहला पॉइंट है उसके अंदर बताया गया है कि यूडीएचआर कई उद्देश्यों को निर्धारित करता है। कुछ को तो तुरंत प्राप्त किया जाना है और अन्य जितनी जल्दी संभव हो सके। यूडीएचआर ने वैश्विक और क्षेत्रीय दोनों स्तर के अन्य अंतर्राष्ट्रीय समझौतों की एक श्रृंखला की नींव भी प्रदान की है। अंत में यूडीएचआर ने दुनिया भर के लोगों को अपने अधिकारों का दावा करने के लिए प्रेरित किया, न कि केवल दूसरों के फरमान को स्वीकार करने के लिए। यूडीएचआर सभी लोगों और सभी राष्ट्रों के लिए उपलब्ध का एक सामान्य मानक प्रदान करता है। प्रत्येक व्यक्ति और समाज का हर अंग इन अधिकारों और स्वतंत्रता के लिए समान प्रगतिशील उपायों द्वारा को बढ़ावा देने लक्ष्य उनका सार्वभौमिक और प्रभावी मान्यताओं और पालन को सुरक्षित करना था। संपूर्ण संघर्ष को अंतर्निहित करना एक बुनियादी मूल्य है। जैसा कि अनुच्छेद 1 में कहा गया है कि सभी मनुष्य स्वतंत्र और समान और अधिकारों में समान पैदा हुए हैं। ये दावा सदियों के अभ्यास और व्यापक मान्यताओं के विरुद्ध में चला। यूडीएचआर अपने आप में लोकप्रिय दृष्टिकोणों को उल्टा या परिवर्तित नहीं कर सकता। बहरहाल, इसने एक महत्वपूर्ण दिशा की ओर इशारा किया। शायद सबसे महत्वपूर्ण इसकी भाषा की स्पष्टता और प्रत्यक्षता ने लाखों लोगों को प्रेरित किया। अनुवादों की बढ़ती संख्या और यूडीएचआर के संदेश को फैलाने के सचेत प्रयासों ने इसके सिद्धांतों को लोकप्रिय बनाया। हर जगह मनुष्यों और महिलाओं ने माना कि उन्हें वे अधिकार प्राप्त हैं जो किसी भी सरकार को नहीं छीनने चाहिए। यूडीएचआर के ड्राफ्ट्स ने जानबूझकर कई कानूनों और दार्शनिक परंपराओं को आकर्षित किया। इसके 30 लेखों में से कई नागरिक और राजनीतिक अधिकारों से संबंधित हैं, जो व्यक्तियों को सरकार से और राज्य द्वारा माफ किए गए निजी दुर्व्यवहार से बचाते हैं। अन्य प्रत्येक व्यक्ति के लिए सामान्य स्वतंत्रता पर चर्चा करते हैं, जैसे कि स्वतंत्र अभिव्यक्ति का अधिकार। फिर भी अन्य लोगों ने आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों की स्थापना की, जैसा कि शिक्षा तक पहुंच और काम करने का अधिकार। दोस्तों, ये था हमारा नेक्स्ट पॉइंट। इसके अंदर मैंने आप लोगों को 5 पॉइंट बताया एंड इसके अंदर बताया गया है कि मानव अधिकार की जो सार्वभौमिक घोषणा है, यानी कि यूडीएचआर के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें करनी है और ये क्या बोलती है, ये कौन से अधिकार, कौन सी चीज़ों को सही करने की बात करती है। तो दोस्तों, ये 5 पॉइंट आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको आप लोग ज़रूर ध्यान रखिएगा। दोस्तों, हमारा नेक्स्ट पॉइंट है यूडीएचआर परिणाम क्या हुए, यानी कि इसका मानव अधिकार की सार्वभौमिक घोषणा के क्या परिणाम निकले, क्या इसका कुछ फ़ायदा हमें हुआ या नहीं। 100 से अधिक देशों द्वारा अनुसहमति कई प्रमुख संधियां यूडीएचआर
में अपनी उत्पत्ति का पता लगाती हैं, वह काल अनुक्रम में शामिल हैं। नस्लीय भेदभाव के उन्मूलन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन जो कि 1965 में हुआ। आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय वाचन 1966। नागरिक और राजनीतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय वाचन 1966। महिलाओं के खिलाफ सभी प्रकार के भेदभाव के उन्मूलन पर कन्वेंशन 1979 में। अत्याचार और अन्य क्रूर, अमानवीय या अपमानजनक व्यवहार या सजा के खिलाफ कन्वेंशन 1984। बाल अधिकारों पर कन्वेंशन 1979। तो दोस्तों ये कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि ह्यूमन राइट्स की सार्वभौमिक घोषणा के बाद अस्तित्व में आई। यानी कि ह्यूमन राइट्स की सार्वभौमिक घोषणा की वजह से इन चीज़ों के ऊपर ध्यान दिया गया और ह्यूमन राइट की सार्वभौमिक घोषणा की वजह से इनके ऊपर लोगों का ध्यान आकर्षित हुआ और ह्यूमन राइट्स की सार्वभौमिक घोषणा के बाद उसके ये परिणाम निकले। तो दोस्तों ये चीज़ आप लोगों को ध्यान रखनी है, ये शॉर्ट पॉइंट्स आप लोगों को ज़रूर मेंशन करने हैं अपने एग्जाम के अंदर एंड इन ईयर्स को भी आपको ज़रूर ध्यान रखना है। दोस्तों हमारा नेक्स्ट पॉइंट बताता है कि जब कोई देश एक अंतर्राष्ट्रीय समझौते की पुष्टि करता है तो वह एक कानूनी दायित्व ग्रहण करता है। यूडीएचआर और उसकी संतानों पर हस्ताक्षर करने वाले राज्यों के नागरिकों के पास ऐसे अधिकार होते हैं जिनका वह पहले पूरी तरह से आनंद नहीं ले पाते थे, क्योंकि उनकी सरकार ने उन अधिकारों को स्वीकार किया और उनका सम्मान करने का वचन दिया। कई मानव अधिकार संधियों पर हस्ताक्षर करने वालों को अपने नागरिकों की स्वतंत्रता पर नियमित रिपोर्ट तैयार करनी चाहिए और जमा करनी चाहिए। ये सभी रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र के विशेषज्ञों के पास जाती है जो इनका ध्यानपूर्वक अध्ययन करते हैं और सुझाव देते हैं कि कहाँ बदलाव की ज़रूरत है। नागरिक समूह आधिकारिक विवरण के साथ अपनी स्वयं की रिपोर्ट प्रदान करते हैं। इस प्रकार यूडीएचआर के प्रारूपकारों की आशा में से एक तेज़ी से पूरी हुई है। लोगों की अपनी नियति में एक आवाज़ है। सो दोस्तों इस तरीके से आप लोगों को ये लास्ट पॉइंट मैंने बताया है। यहाँ पे बेसिकली परिणाम बताए गए हैं कि मानव अधिकार की सार्वभौमिक घोषणा के बाद उसके क्या परिणाम हुए। तो दोस्तों परिणाम तो यही हुए कि बहुत सारी कंट्रीज़ के अंदर जहाँ पहले लोगों को बेसिक राइट्स भी नहीं मिल रहे थे, इस संधि को, इस सार्वभौमिक घोषणा को हस्ताक्षर करने के बाद उन देशों के अंदर लोगों को हर वो अधिकार दिए जाने लगे जो कि एक मानव के लिए ज़रूरी हैं। और दोस्तों इसके अलावा हर देश से ये कहा गया कि वो अपने देश में रहने वाले लोगों का एक रिपोर्ट तैयार करे कि उन्हें कौन कौन से अधिकार दिए जा रहे हैं और वो रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र के विशेषज्ञों को सौंपी जाए। संयुक्त राष्ट्र के विशेषज्ञ उस रिपोर्ट का अध्ययन करते हैं और बताते हैं कि कहाँ पे चीज़ों को सही करने की और ज़्यादा ज़रूरत है। सो दोस्तों इसका परिणाम यही हुआ कि लोगों को मानव अधिकार के प्रति जागरूकता आई और जिन लोगों को पहले मानव अधिकार नहीं मिल रहे थे उनको भी मानव अधिकार मिलने शुरू हो गए। सो दोस्तों यहाँ पे ये हमारा क्वेश्चन का आंसर फिनिश होता है। मैंने आप लोगों के साथ पूरा कंप्लीट आंसर डिस्कस कर लिया है। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आया होगा दोस्तों। एंड अगर ये एग्ज़ाम में आपके आता है तो मुझे कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताइएगा। एंड दोस्तों अगर आज की ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही हो तो प्लीज़ इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा एंड चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सो दोस्तों मिलती हूँ मैं आप सबसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।